सुकूनती मुझे शाम की चाय पर बुलाने आ गई। मैंने उर्दू की इब्तिदाई किताबों वाला बैग उठाया और सुकूनती के साथ चल पड़ा। मुझ पर नजर पड़ते ही सरस्वती का चेहरा खुशी से खिल उठा। मिश्रा भी खुशदिली से मुस्कुराया। मैंने बैग उनके सामने मेज पर रखते हुए सरस्वती को मुखातिब किया। लीजिए मोहतरमा, आपकी उर्दू की तालीम व तदरीस के असबाब मुहैया कर दिए हैं मैंने। इन्हें अपनी तहवील में रखी और कल शाम की चाय के बाद सबक शुरू होगा। मेरी बात सुनकर सरस्वती खुशी से चहचहाई। आहा, यानी हम बहुत जल्द मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर के दीवान खुद उनकी जबान में पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। मैंने कहा, उर्दू अदब में और भी ऐसे शाहकार मौजूद हैं जो किसी और जबान में जूं के तूं मुंतकिल होना मुमकिन ही नहीं है। आपकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि मिर्जा इस्माइल की लाइब्रेरी की शक्ल में ऐसा बहुत बड़ा अनमोल अदबी और इल्मी खजाना आपकी दस्तरस में है। इसी असना में सुकूनती चाय और लवाजमात की तश्तरी सजाए वहां पहुंच गई। उस समझदार औरत ने केक वाली तश्तरी को जालीदार रुमाल से ढांप रखा था, इसलिए मेज पर सजाए जाने के बाद भी वो मिश्रा और सरस्वती की नजर में फौरी न आ सकी। चाय प्यालियों में निकालते हुए बिलाखिर सरस्वती की तवज्जो मबजूल हुई। रुमाल हटाते ही वो चौंकी और खुशगवार हैरत के साथ अपने शौहर से मुखातिब हुई। मिश्रा, आपने हमें बताया ही नहीं कि कोशी बेकरी से केक लाए हैं। मिश्रा ने हैरानी से पहले उसे देखा और फिर केक पर नजर डाली। इस मौके पर मैंने मुदाखलत मुनासिब समझी। ये केक मैं लाया हूँ। आपने उस बेकरी का जो आलू बुखारा केक खिलाया था वो इतने मजे का था कि शहर में ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। मिश्रा ने कहा, लेकिन ये, मैंने नरमी से उसकी बात उचकते हुए कहा, हाँ, ये किशमिश केक है। बेकरी की मालिकन ग्लोरिया ने खास तौर पर ये आजमाने की फरमाइश की है और दावा किया है कि इसे खाने के बाद आलू बुखारा केक की तरह हम इसके भी गर्विदा हो जाएंगे। हम तीनों बाद अज़ां मुतफ़िक़ा तौर पर इस नतीजे पर पहुंचे कि बूढ़ी ग्लोरिया ने मुबालगे से काम नहीं लिया है और किशमिश केक वाकई अपनी मिसाल आप है। ताहम मैंने दानिस्ता उन दोनों से रानी विजया देवी की सालगिरह वाले किस्से का जिक्र नहीं किया। शाम की चाय से फारिग होकर मैंने उन दोनों को मुखातिब किया, बराह करम रात के खाने पर मेरा इंतजार न किया जाए। मैंने उन दोनों के पूछने पर बताया कि मैंने सुरंजन दास के साथ रागेश्वरी थिएटर के रात के शो में घराना पिक्चर देखने का प्रोग्राम बना रखा है और हम दोनों रात का खाना भी बाहर ही सुरंजन की पसंद की तवामगाह में खाएंगे। ये सुनकर उन दोनों ने एक खुशगवार शाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पार्किंग शेड में मेरी मोटरसाइकिल जैसे बेचैनी से मुंतजिर थी। गुज़श्ता मुलाकात में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मैं सीधा क्लब जा पहुंचा। सुरंजन दास को ढूंढने में मुझे ज्यादा देर न लगी। वो मेरा ही इंतजार कर रहा था और बहुत खुशगवार मूड में था। मैं उसके बताए हुए रास्तों पर मोटरसाइकिल चलाता रहा और वो मुझे मोहम्मद रफी, मुकेश और मन्ना डे के मकबूल गीत झूम झूम कर सुनाता रहा। हमने बेंगलोर शहर के गली कूचों का तवील चक्कर लगाया, फिर लाल बाग रोड पर वहाँ के मशहूर इंपीरियल रेस्टोरेंट से लजीज खाना खाया और बिलाखिर रागेश्वरी थिएटर जा पहुँचे। इस दौरान में हमने अनगिनत मौजुआत पर खुलकर गपशप की और इंतहाई पुरलुत्फ वक्त गुजारा। घराना पिक्चर का टिकट हस्बे तवक्को आसानी मिल गया और पिक्चर भी ठीक रही। मैं तो मुसीकी से ज्यादा महजूज हुआ। अलबत्ता सुरंजन दास बेचारा तमाम वक्त पिक्चर की हीरोइन आशा पारीख के हसीन जलवों में मदहोश रहा। उसकी महवियत का ये आलम था कि उसे गुफ्तगू में घसीटने के लिए मुझे खासी जिद्दोजहद करनी पड़ी। थक हार कर मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अलबत्ता वापसी के सफर में जब उसकी मिजाजी और जज्बाती कैफियत बहाल हुई तो मैंने उसकी खूब चुटकियां ली और वो ढिठाई से हंसता रहा। वैसे भी वो हसीन और नाजनी अदाकारा के लिए अपनी बेपनाह पसंदीदगी का पहले ही इजहार कर चुका था। निस्फ शब के करीब हम एयरबेस कॉलोनी के फाटक पर पहुंचे तो उसे बंद पाया और हमें बाज़ाब्ता तौर पर अपनी शनाख्त करवानी पड़ी। ये मेरे लिए अजनबी तजुर्बा था, चुनाचे मैंने आइंदा के लिए अपनी शनाख्ती दस्तावेजात हर वक्त अपने साथ रखने का अहद किया। सुरंजन दास को उसके ठिकाने पर छोड़कर मैं सीधा कमांडेंट हाउस पहुंचा और रात की तारीकी में किसी की नींद खराब किए बगैर बगली दरवाजे से अपने कमरे में जा पहुंचा। सुबह मैंने जानबूझकर मिश्रा और सरस्वती के साथ नाश्ता किया और अपने मंसूबे के मुताबिक कहा। रात का प्रोग्राम बहुत मजे का रहा। सुरंजन दास ने मुझे शहर के बहुत से पुररौनक इलाके दिखाए। पिक्चर भी बहुत अच्छी थी। मिश्रा ने कहा, भगवान की कृपा है कि सुरंजन दास के साथ तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरा, वरना अक्सर लोगों से लड़ता झगड़ता रहता है वो। मेरे पास क्लब से उसकी बाज़ाब्ता शिकायत आई है। उसने एक फ्लाइंग ऑफिसर से हाथापाई की है। मुझ पर प्रेशर है कि उसको शो कॉज नोटिस जारी करूं। अगर जुर्म साबित हो गया तो उसकी तनज़्ज़ुली हो जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर चौंका। उसका लहजा बता रहा था कि वो सुरंजन दास के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर चुका है। वैसे भी मुझे मालूम था कि सुरंजन से झगड़ा करने वाला वाइस एयर मार्शल अर्जुन सिंह का भांजा है और मिश्रा अर्जुन सिंह के एहसानात के बोझ तले दबा हुआ है।
मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद संजीदा लहजे में कहा, सुरंजन दास ने मुझे उस झगड़े के बारे में तफसील से बताया है। फैसला करने का हक तो आप ही को है, लेकिन सुरंजन दास ने जो कुछ बताया है उसके मुताबिक उसका कसूर न होने के बराबर है, बल्कि फ्लाइंग ऑफिसर सुखवीर सिंह ने सरासर ज्यादती की है। मिश्रा ने मेरी बात सुनकर संजीदा लहजे में कहा, हो सकता है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो, लेकिन मुझे उसके खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। ये एयरफोर्स के डिसिप्लिन का मामला है। दरअसल इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, सरस्वती ने तेज लहजे में उसकी बात काट दी। बोली, अगर ये वाकई सिर्फ एयरफोर्स के डिसिप्लिन का मामला है और कोई न कोई एक्शन लेना आपकी मजबूरी है मिश्रा जी, तो मैं साफ साफ बता देती हूँ कि ये एक्शन सिर्फ सुरंजन दास के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर तनजुली ही करनी है तो फिर दोनों फरीकों की करें। सुखवीर सिंह को भी सजा देकर फ्लाइंग ऑफिसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट बना दो, वरना सुरंजन भी उसी ओहदे पर बरकरार रहेगा। सरस्वती के लहजे में इतनी मजबूती और कतईयत थी कि मिश्रा कसमसा कर रह गया। उसने बेचारगी से भरपूर लहजे में कहा, मैं मानता हूं कि दोनों अफसरान बराबर के कसूरवार हैं, लेकिन मसला रिकॉर्ड का है। सरस्वती ने एक बार फिर उसकी बात काट दी। बोली, कम से कम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करें। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि असल मसला रिकॉर्ड का नहीं, बड़े अफसर से ताल्लुक का है मिश्रा जी। आपकी मजबूरियां अपनी जगह हैं, लेकिन मैं आपको हर बार कठपुतली बनने पर मजबूर होते नहीं देख सकती। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अर्जुन सिंह के दबाव में आने की कतन कोई जरूरत नहीं है। अब तुम उसकी खुशनूदी के लिए उसके इशारे पर नाचोगे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मिश्रा ने बेबसी से उसकी तरफ देखा और फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन सरस्वती ने उसे मौका न दिया। बोली, मेरी बात गौर से सुनो मिश्रा और समझने की कोशिश करो। अर्जुन सिंह ने तुम्हारी मजबूरी का जितना फायदा उठाना था उठा लिया। अब वो चाहे भी तो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, न ही तुम्हारा हक मार सकता है। इसकी जमानत मैं तुम्हें देती हूँ, समझे। मैं सरस्वती की जबान से निकलने वाला हर लफ्ज गौर से सुन रहा था और उसके असल मफहूम को समझने की कोशिश कर रहा था। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो जो कुछ कह रही है उसके पसे पर्दा कोई गहरा राज, कोई पुरस्कार कहानी है, जिससे शायद सरस्वती खुद वाकिफ है या उसका शौहर। मिश्रा सरस्वती के फैसला कुन सर्द फौलाद जैसे लहजे को गोया अपने जहन, अपनी समात की गहराई में उतार कर अपनी हिम्मत और जुर्रत यकजा करता रहा। फिर बिलाखिर उसने मिनमिनाते हुए कहा, सरस्वती तुम्हें पता है। इस पर सरस्वती ने गरज कर कहा, हाँ मुझे सब पता है। अर्जुन सिंह अगला एयर चीफ बनने वाला है। वो तुम्हें एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की दिलवा सकता है, और अगर नाराज हुआ तो तुम्हें ये राजों नवाबों वाली तकर्रुरी और कमांडेंट हाउस छोड़कर हेडक्वार्टर में कलम घिसते हुए रिटायर होना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारे खिलाफ कोई इंक्वायरी भी खुल जाए, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्जुन सिंह ने तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो उसे खुद अपनी नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। मैं उसकी तलवार की तरह उठी हुई फूली हुई मूछें हमेशा के लिए झुका सकती हूँ, समझे मेरी बात। सरस्वती की बात सुनकर मिश्रा कुछ चौंका। वो शायद मजीद बहस करना या उससे वजाहत तलब करने वाला था, लेकिन उसे गालिबन अचानक इदराक हुआ कि मेरी मौजूदगी में इस बात पर मजीद बहस मुनासिब नहीं। उसने मसालेहाना लहजे में कहा, ठीक है सरस्वती, वो है तो नालायक आदमी, लेकिन तुम्हारी और रोहित जी की सिफारिश पर मैं सुरंजन दास के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने की बजाय महज इंतबाह करके मामला खत्म कर देता हूँ। अर्जुन सिंह की तरफ से कोई दबाव आया तो मैं संभाल लूंगा। अब तो खुश होना। सरस्वती ने यह सुनकर असबात में गर्दन हिलाई और फातिहाना नजरों से मुझे देखा। उधर अर्जुन सिंह के बारे में ये उसकी मानी खेज बातें सुनकर मेरे दिमाग में खलबली मच गई थी। सरस्वती की इन बातों का सीधा मतलब ये था कि वो अर्जुन सिंह के किसी ऐसे राज या राजों से वाकिफ है जिनके जरिए उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है। अगर वो राज मेरे हाथ लग जाए तो मैं अपने वतन की सलामती के दुश्मन उस शख्स को अपने इशारे पर नाचने पर मजबूर कर सकता हूँ। इस मकसद के लिए मुझे सरस्वती से मजीद करीब होकर उसकी जबान खुलवानी पड़ेगी। उधर मिश्रा और सरस्वती तनाव भरी गुफ्तगू से हटकर इतवार को बेंगलोर महल जाने के हवाले से बातें कर रहे थे। मैंने भी उनकी गुफ्तगू में शामिल होना मुनासिब समझा और इश्तियाक का इजहार किया। उसके बाद मिश्रा दफ्तर जाने के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला गया। मैं कुछ देर मजीद सरस्वती के साथ गपशप करता रहा। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक उसने अर्जुन सिंह वाले मामले पर मजीद बात नहीं की। मैंने भी फिलहाल उस मौजू को छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। ये मामला गैर मामूली एहतियात का मुतकाजी था और मैं किसी मुनासिब मौके पर सरस्वती को उस पर घेर कर लाने का इरादा रखता था। तभी उसने मुझसे पूछा, आज के लिए क्या प्रोग्राम है आपका? मेरी पढ़ाई का सिलसिला तो आप दोपहर के बाद शुरू करेंगे ना? मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, मैं आज दोपहर भी शहर और गिरदोनिवाह के इलाकों में आवारागर्दी करते गुजारूंगा। ये इलाका मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं जी भर के घूमना चाहता हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ का अजायब घर भी बहुत शानदार है।
हो सका तो वहां भी चक्कर लगा लूंगा। सरस्वती ने कहा, जाइए सरकार, मोटरसाइकिल कब्जे में आने के बाद से तो आपका यहाँ दिल ही नहीं लगता। गोया अब दोपहर के बाद मुलाकात होगी। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और उससे इजाजत लेकर अपने कमरे में आ गया और चर्मी बैग उठाकर कमरे से निकलने लगा। तभी जाने क्यों मेरे दिल में आया कि मुझे आज भी अपना पिस्तौल भी साथ रख लेना चाहिए। कुंजी साज त्रिपाठी बज़ाहिर पूरी तरह राह रास्त पर आ चुका था और पोलराइड कैमरे की खरीदारी का मामला भी लगभग तय हो चुका था। आज नहीं तो एक आध दिन में पार्थिव घोष मुनासिब कैमरा ढूंढ ही निकालेगा। लेकिन मुझे लगा कि हिफ्ज़ मातकद्दुम के तहत हथियार साथ रख लेने में कोई हर्ज नहीं। अब तो वैसे भी तलाशी वगैरह लिए जाने का इम्कान लगभग खत्म हो चुका है। कदरे तजब्जुब के बाद मैंने पिस्तौल लोड करके लिबास की अंदरूनी जेब में रख लिया और पार्किंग शेड की तरफ चल दिया। मेरा मोटरसाइकिल अपनी मखसूस जगह पर मौजूद था। मैं चर्मी बैग टैंकी पर रख कर गद्दी पर बैठा और इग्निशन में चाबी घुमाने के बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के लिए किक लगाई। खिलाफ मामूल इंजन खरखरा कर रह गया। दूसरी किक मैंने ज्यादा जोर की लगाई, लेकिन इंजन एक बार फिर हल्की सी घनगरज के साथ झरझरा कर दोबारा खामोश हो गया। मुझे शक गुजरा कि इंजन की टैंकी में पेट्रोल नहीं है। मैंने टैंकी के लॉक में चाबी घुमाकर ढक्कन हटाया और अंदर झांका तो पेट्रोल की झलक नजर न आई और हिलाकर देखने से वाज़ेह हो गया कि टैंकी खाली है। इस सूरत हाल पर मुझे शदीद हैरत हुई, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता रात वापसी पर टैंकी में अच्छी खासी मिकदार में पेट्रोल मौजूद था और मोटरसाइकिल ने टैंकी खाली होने का हल्का सा भी इशारा नहीं किया था। बहरहाल मैं इस मुसीबत का हल ढूंढने के लिए नजदीक ही बनी ड्राइवरों की बैरकों की तरफ गया। वहाँ उस वक्त 3 ड्राइवर गपशप लगाने में मसरूफ थे। उनमें से एक को मैं सरस्वती की गाड़ी के ड्राइवर की हैसियत से पहचानता था। मुझे देखकर पहले वही बोला, राम राम रोहित जी, कुछ चिंतित लग रहे हैं, सब ठीक तो है? मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, कुछ नहीं अशमीत भैया, मैंने अभी देखा तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल ही नहीं है और मुझे काम से शहर जाना है। अशमीत के चेहरे पर तशवीश नमूदार हुई। बोला, अच्छा, आप पहले बता देते तो फ्यूल डिपो से भरवा लाता। हम सबकी गाड़ियां तो डीजल पर चलती हैं, वरना अपनी गाड़ी से निकाल कर मोटरसाइकिल में डाल देते। मैंने परेशान होकर पूछा, तो अब क्या होगा? इसी असना में उनमें से निस्बतन पक्की उम्र के ड्राइवर ने अशमीत को लगभग डांट कर कहा, अरे छोरे, रोहित जी का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बातें बनाना छोड़ और गाड़ी में जाके फ्यूल डिपो से पेट्रोल का गैलन भरवा ला। इतनी देर में रोहित जी हमारे साथ चाय पी लेंगे। अशमीत ने ये सुनकर जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई और मेज पर से गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। मैंने उसकी छोड़ी हुई नशिस्त संभाल कर पुख्ता उम्र ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया। उसने बताया कि उसका नाम राणा राजबीर सिंह है। वो बोला, ये आजकल के छोरे काम घट करे हैं और बात ज्यादा बनावे हैं। फिर वो तीनों में से सबसे जवान साल ड्राइवर को मुखातिब हुआ, रे वासु, अब के बाद तेरी ड्यूटी है कि पेट्रोल का एक आध गैलन यहाँ रिजर्व में रखा कर, किसी ने भी जरूरत पड़ सकती है। मैंने राजबीर सिंह की दूरंदेशी को सराहा। चाय खासी उम्दा थी। हम तीनों आपस में हल्की फुल्की बातें करते रहे। राजबीर सिंह ने बताया कि वो राजस्थान के इलाके जैसलमेर से ताल्लुक रखता है और 2 साल से बेंगलोर में तैनात है। वासु गुजरात के इलाके सूरत का बासी था और उसकी हिंदी खासी नाकिस थी। मैंने हस्बे मामूल खुद को दिल्ली के मज़ाफात का रहने वाला बताया। इस असना में अशमीत पेट्रोल का गैलन लेकर वापस आ गया। मैं राजबीर और वासु से इजाजत लेकर अशमीत के हमरा पार्किंग शेड में पहुंचा। उसने मेरे सामने मोटरसाइकिल की टैंकी में ईंधन डाला। मैं अशमीत का शुक्रिया अदा करके मोटरसाइकिल पर बैठा। इस मर्तबा गाड़ी का इंजन पहली ही किक पर झुंझला कर खुर्रा कर जाग उठा। उसकी घन गरज सुनकर मेरे दिल में मौजूद बदमज़गी कुछ कम हुई। ताहम कॉलोनी के फाटक की तरफ गाड़ी भगाते हुए मैं उस गैर मुतवक्के सूरत हाल पर एक बार फिर हैरानी से सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने सिक्योरिटी पर तैनात मुसल्ला अहलकारों को सर के इशारे से सलाम किया। उन्होंने फौरन ही फौलादी खंबा उठाकर मुझे बाहर जाने का रास्ता दे दिया। मौसम बहुत खुशगवार था और दूसरे पहर की इब्तिदाई धूप बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि मेरा अंदाजा था कि त्रिपाठी अलग सुबह हट्टी खोलने वालों में से नहीं है, जबकि पार्थिव घोष तो शाम तक भी मेरे मतलूबा कैमरे का बंदोबस्त कर लेता तो बहुत गनीमत होता। मैं दरमियानी रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते हुए शहर के निवाह के नीम पहाड़ी नीम जंगलाती कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होते हुए आगे बढ़ता गया। अपनी तरफ से खासा वक्त सर्फ करने के बावजूद मैं निस्फ घंटे में शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गया। इतनी जल्दी मरकजी बाजार का रुख करना बेसूद था और मैं मोटरसाइकिल को
बेमकसद ज्यादा देर तक कहीं खड़ी करने और बाजार में इधर उधर मंडलाने का रवादार नहीं था। मैं आज फिर उस मालदार ताजिर के हुलिये में था जो खामखा लोगों की तवज्जो खींचता था और खुसूसन दुकानदार मुझे पैसे वाली आसामी समझकर बार बार अपना माल जांचने की दावत देते थे। शहर की मरकजी दाखिली सड़क पर आगे बढ़ने की बजाय मैंने मोटरसाइकिल दाएं तरफ जाने वाली कुशादा सड़क पर मोड़ दी। सड़क के किनारे नस्ब एक बोर्ड ने मुझे बताया कि अगर मैं उस सड़क पर मुनासिब रफ्तार से मोटरसाइकिल भगाता रहूं तो लगभग 7.5 घंटे में 200 मील के फासले पर वाक़े साहिली शहर मद्रास पहुंच जाऊंगा। मेरा फिलहाल तमिल बोलने वालों के उस आलीशान शहर तक जाने का कोई इरादा नहीं था, लिहाजा लगभग 10 मील का फासला तय करने के बाद कुलकेरे झील की तरफ जाने वाली निस्बतन छोटी सड़क पर मुड़ गया और दिलकश और सरसब्ज शादाब झील किनारे एक फरद बख्श घंटा गुजारने के बाद वापसी के सफर पर रवाना हो गया। मैं बेंगलोर के मरकजी बाजार में दाखिल हुआ तो कारोबारी सरगर्मियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी थी। मैंने मोटरसाइकिल खड़ी करने की एक मुनासिब जगह तलाश की और हस्ब साबिक पैदल त्रिपाठी की हट्टी की तरफ चल दिया। मेरी तवक्को के मुताबिक वो अपने ठिकाने पर मौजूद था और निहायत इन्हिमाक से अपनी कुंजियां तैयार करने के अड्डे पर झुका रेती से बने औजार से एक कुंजी पर रगड़ लगा रहा था। मैंने हट्टी में दाखिल होकर प्रणाम किया तो वो चौंका और मुझे देखकर उसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट बिखर गई। राम राम रोहित जी, मैं तुम्हारी कुंजी पर ही काम कर रहा हूँ, लगभग तैयार है, बस इसके दांतों और किनारों की नोकें बराबर कर रहा हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैंने नरम लहजे में कहा, तुम इत्मीनान से काम करो एकनाथ भैया, मुझे कोई जल्दी नहीं है, इतनी देर हम गपशप लगा लेंगे। उसने अस्बात में गर्दन हिलाई और अपना काम जारी रखते हुए कहा, एक बात सच्ची सच्ची बताऊं रोहित जी, तुमने अपने विचारों और हौसला अफजाई से मेरी सोच बदल दी है। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत देर तक तुम्हारी बातों पर सोच विचार करता रहा और आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम्हारे लिए राज कुंजी बनाने में सफलता मिले या न मिले, अब मैं अपनी जीवन शैली बदल लूं तो अब भी अपने पिता की खोई मर्यादा और गौरव फिर से बहाल कर सकता हूं। उसने मेरे चेहरे के तासुरात भांपने के लिए गर्दन उठाकर देखा। मैंने सताइश भरे अंदाज में गर्दन हिलाई तो उसने बात जारी रखी। बोला, मैं बुरा कारीगर नहीं हूँ और बाजार में काम की भी कोई कमी नहीं है। मैं अपनी मेहनत की कमाई से 2-3 साल में अपने पिता की संपत्ति साहूकार से छुड़वा सकता हूँ। मैंने खुलूसे दिल से उसे थपकी देते हुए कहा, तुमने ये बात करके मेरा दिल जीत लिया है त्रिपाठी भैया। तुम्हारे अच्छा हुनरमंद होने में तो मुझे कोई शुबा नहीं, लेकिन अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी दुकान बेहतर बनानी पड़ेगी। पता नहीं राज कुंजी मेरे हाथ लगे या न लगे, लेकिन मैं उसकी तैयारी की उजरत में 200 रुपया अभी बतौर पेशगी तुम्हें अदा कर देता हूँ। शर्त यह है कि अगली बार मैं उस बाजार का रुख करूं तो तुम्हें एक अच्छी सी दुकान पर बराजमान होना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने लगभग हकलाते हुए कहा, मैं इस कृपा पर जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा रोहित भैया। तुम मनुष्य के रूप में भगवान का देवदत्त हो। त्रिपाठी ने कुछ ही देर में कुंजी की नकल मेरे हवाले कर दी, जो नफासत और बनावट में असल कुंजी से किसी भी तरह कम नहीं थी। त्रिपाठी ने गलत दावा नहीं किया था, वो बिलाशुबा एक आला दर्जे का कारीगर था। मैंने अपने वादे के मुताबिक उसकी उजरत माँ इजाफी 200 रुपया उसे सौंपे और कुंजी अपने लिबास की अंदरूनी जेब में रखकर उससे इजाजत तलब की। कहा, मुझे उम्मीद है कि अब ज्यादा अच्छे हालात में हमारी मुलाकात होगी। उसने गर्मजोशी से मुझे रुखसत किया। मैं टहलने के अंदाज में अपनी मोटरसाइकिल की तरफ रवाना हुआ। पार्थिव घोष से आज ही पोलराइड कैमरा मिलने का इम्कान न होने के बराबर था, लिहाजा मैंने फैसला किया था कि रास्ते में रुककर उससे पता करूंगा कि दोबारा कब पूछने आऊं और फिर वापस अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो जाऊंगा। मैं पुरहुजूम गलियों से निकलकर निस्बतन चौड़ी सड़क पर पहुंचा ही था कि अचानक मेरी छठी हिस्स ने इशारा दिया कि कोई मुझे गौर से देख रहा है। मैं त्रिपाठी से कुंजी हासिल करने की खुशी में शायद कुछ ज्यादा ही मगन हो गया था। मैंने बज़ाहिर गैर महसूस अंदाज में अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई और फिर मोटरसाइकिल एक कदरे कम मसरूफ सड़क पर मोड़ते हुए तिरछी नजरों से अपने अकब में आने वाली गाड़ियों का जायजा लिया। मुझे बज़ाहिर कोई मशकूक गाड़ी दिखाई न दी, लेकिन मैं लगभग 60-70 गज आगे बढ़ा हूँगा कि गर्दन मोड़कर देखने पर मुझे एक जीप अकब में आती दिखाई दी। मैंने अपने शक की तस्दीक के लिए उस सड़क पर लगभग आधा मील सफर जारी रखा और फिर दाएं तरफ जाने वाली एक सड़क पर मोटरसाइकिल मोड़ी और तकरीबन 30 गज आगे ले जाकर रोक दी। मैं गाड़ी स्टैंड पर खड़ी करके नीचे उतर आया था और अब उकड़ू बैठा गोया गाड़ी के इंजन का जायजा ले रहा था। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। गहरे खाकी रंग की जीप मोड़ से नमूदार हुई और चंद ही लम्हों में मेरी मोटरसाइकिल के पास से गुजरती हुई आगे बढ़ती चली गई। ये सब इतनी जल्दी और गैर मुतवक्के तौर पर हुआ कि जीप की ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स को ठीक तरह सोचने समझने, हत्ता कि अपना चेहरा मुझसे छुपाने का मौका भी न मिल सका।
मैंने पहली नजर में उसे पहचान लिया। उसके साथ ही मेरे वजूद में सनसनी की सर्द लहर दौड़ गई। वो कोई और नहीं, कमांडेंट हाउस की सिक्योरिटी पर मामूर अमले का मरकजी ओहदेदार पृथ्वी तिवाड़ी था। मैं पहली बार कमांडेंट हाउस पहुंचा था तो उसी ने मेरा खैर मकदम किया था और बाद में भी एक दो बार उससे मेरी सरसरी सी मुलाकातें हो चुकी थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो कमांडेंट हाउस से ही मेरा ताकुब करता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। इस दौरान मैंने उसे मद्रास जाने वाली सड़क और कुलकेरे झील की सैर भी करवाई थी और फिर मेरी टोह में लगा ये शख्स त्रिपाठी की हट्टी तक भी पहुंच गया होगा। ये सोचते ही मेरे रगो पै में तशवीश की लहर दौड़ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत के खुसूसी करम और अपनी नाकिस काविशों की बदौलत मैं अब तक अपनी सरगर्मियां छुपाने और शनाख्त पोशीदा रखने में कामयाब रहा हूँ, लेकिन बिलाखिर शिकंजा मेरी गर्दन के गिर्द कसने लगा है। मेरी बेएहतियाती और नालायकी का फायदा उठाते हुए ये लोग त्रिपाठी तक तो पहुंच ही गए हैं। अब उसकी जबान खुलवाने में उन्हें कितनी देर लगेगी? उसके बाद मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और मेरे लिए अपनी गर्दन बचाना मुश्किल हो जाएगा।